Are you able to see the screen? क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? नो मैम। अब देख पा रहे हैं? दोबारा शेयर किया है मैंने। यस मैम। आपको लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ाया था उसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो आप पूछ सकते हैं अभी। कोई दिक्कत नो आई है? मैम। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ेंगे। During the period 1967 and 1973, this controversy became very serious. Apart from the land reform laws and laws enforcing preventive detention, laws governing reservations in jobs, regulations acquiring private property for public purposes, and laws deciding the compensation for such acquisition of private property were some instances of the conflict between the legislature and the judiciary. हमने last class में पढ़ा था कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या पार्लियामेंट जो है ये इस तरह के फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में एक जो क्लैश आ रहा था उसको लेकर रिजॉल्व कर सकता है। अब उसी पीरियड के दौरान 1967 से 1973 के अंदर कई सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो सीरियसली रोप लेने लगी थी। ठीक है, लैंड रिफॉर्म लॉ के कानून के कारण अलग हो जा मतलब इसका जो ये कानून था उसके अलावा लॉ जो प्रिवेंशन डिटेंशन वाला था या लॉज गवर्निंग रिजर्वेशन था, जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन मिलना चाहिए या प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ करने का कानून हो या वो कानून हो जिसके अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं लेकिन आपके जो लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था वो भी इसका एक एग्जाम्पल था। In 1973, the Supreme Court gave a decision that has become very important in regulating the relations between the Parliament and the judiciary since then. अब क्या हुआ था 1973 के दौरान सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एक डिसीजन दिया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया था कि पार्लियामेंट और जुडिशरी का जो रिलेशन है उसको एक उसके उसमें हित में दिया था उन्होंने डिसीजन। दिस केस इज फेमस एज द केशव नंदा भारती केस। ये जो केस था वो कौन सा था? केशव नंदा भारती केस था। ये काफी फेमस केस है उस जमाने का। अब इस केस में क्या था? इन दिस केस द कोर्ट रूल्ड दैट देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नोबडी, नॉट इवन द पार्लियामेंट, थ्रू अमेंडमेंट कैन वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। इस डिसीजन में बोला गया था कि कोर्ट ने बोला था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है और कोई भी नहीं, यानी पार्लियामेंट भी जो है अमेंडमेंट ला करके भी उस स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती, तोड़ नहीं सकती। द कोर्ट डिड टू मोर थिंग्स। कोर्ट ने दो चीजें और करी थी। पहला, it said that the right to property, the disputed issue, was not part of basic structure and therefore could be suitably abridged। कि आप कितनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वो वाला जो राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो एक डिस्प्यूटेड इशू था, इस पर काफ़ी बहस चली रही थी। वो हिस्सा नहीं है इस बेसिक स्ट्रक्चर का और इसीलिए उसको आप सॉल्व कर सकते हो। सेकेंडली, the court reserved to itself the right to decide whether various matters are a part of basic structure of the constitution। और कोर्ट ने दूसरी चीज क्या करी? अपने पास में हक रखा, अपने पास में ही वो राइट रखा कि वो ही डिसाइड करेगी कि कौन सी चीज बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का और कौन सी चीज से कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है। This case is perhaps the best example of how judiciary uses its power to interpret the कॉन्स्टिट्यूशन। ये केस जो है अभी तक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें आपको पता पड़ता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी की अपनी पावर को किस तरीके से एक्सरसाइज करती है। This ruling has changed the nature of conflicts between the legislature and the judiciary। ये इस तरह की जो रूलिंग है उसने सॉल्व करे हैं जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में उठने वाले सारे कन्फ्लिक्ट्स को। As we studied earlier, the right to property was taken away from the list of fundamental rights in 1979। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो 1979 के अंदर हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट्स के अंदर से। एंड दिस ऑल्सो हेल्प्ड इन चेंजिंग द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और ये चीज़ जो हटाई है राइट टू प्रॉपर्टी वाली, उससे ही दोनों जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के उनके बीच में काम थोड़ा करना आसान हुआ है और उनके बीच में इश्यूज भी नॉर्मलाइज हुए हैं।
Some issues still remain a bone of contention between the two. अभी भी कुछ issues जो हैं वो वैसे के वैसे ही बने हुए हैं दोनों organs के बीच में. Can the judiciary intervene in and regulate the functioning of the legislature? क्या judiciary जो है interfere कर सकती है काम करने का तरीका जो है legislature का उसमें? In the parliamentary system, the legislature has the power to govern itself. पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर लेजिस्लेचर के पास में सारी ताकतें होती हैं कि वो खुद को चला सके एंड रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स, और अपने मेंबर्स के बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सके. Thus, the legislature can punish a person who the legislature holds the guilty of breaching privileges of the legislature. इसीलिए लेजिस्लेचर जो है वो किसी व्यक्ति को पनिशमेंट दे सकता है जिसके पास में लेजिस्लेचर पार हो, अगर वो इस तरह के चीज़ों को ब्रीच कर रहा है, यानी कि उसके खिलाफ जा रहा है या उसमें सेंध लगा रहा है, ठीक है, उसके प्रिविलेजेस का गलत फ़ायदा उठा रहा है, तो वो उसको पनिश भी दे सकते हैं. Can a person who is held guilty for breach of parliamentary privileges seeks protection of the courts? अब इस तरह का व्यक्ति जिसको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, जो गलत फ़ायदा उठा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा दिए हुए उसको एडवांटेजेस का, क्या उसको कोर्ट जो है वो प्रोटेक्शन देगी? Can a member of the legislature against whom the legislature has taken disciplinary action can get protection from the court? क्या legislature को इस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन मिलेगा जिसके खिलाफ वो जिसको गिल्टी वो सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है, क्या उस पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या गिल्टी जो सिद्ध हो गया है उसको प्रोटेक्शन देगी कोर्ट, और दूसरा में ये बोला गया कि अदालत जो है उस लेजिस्लेचर को प्रोटेक्शन देगी जो आरोप लगा रहा है. These issues are unresolved. ये issues जो है अभी तक unresolved है and are matters of potential conflict between the two. और ये ही जो है अभी भी कारण बने हुए हैं conflict का. Similarly, the Constitution provides the conduct of judges cannot be discussed in the Parliament. इसी तरीके से जो Constitution provide कराता है कि judges किस तरीके से काम करेंगे वो भी Parliament के अंदर discuss हो चुके हैं. सॉरी, वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं होते हैं. There have been several instances where the parliament and state legislatures have cast aspirations of the functioning of the judiciary. अब कई सारे एग्जांपल्स इस तरह के भी हुए हैं जब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर क्वेश्चंस उठाए गए हैं कि जुडिशरी किस तरीके से काम कर रही है, सही कर रही है या नहीं कर रही है. Similarly, the judiciary too has criticized the legislature and issued instructions to the legislature about the conduct of legislative assembly. और उसी तरीके से जुडिशरी ने भी क्वेश्चन उठाया है कि लेजिस्लेचर किस तरीके से काम कर रही है और उसको इंस्ट्रक्शन भी लिख के दिए कि आपको इस तरीके से ये काम करना चाहिए. The legislature see this as violating the principle of parliamentary sovereignty. अब legislature क्या देखती है कि ये जो हमारे parliamentary sovereignty है उसके खिलाफ जा रहे हैं. अब क्या है, ये दो organs जो हैं वो एक दूसरे के काम करने के तरीकों को लेकर के questions उठाएंगे, ठीक है, उठाते हुए आ रहे हैं. Although इन्होंने काफ़ी सारे issues जो है वो solve कर लिए हैं रिगार्डिंग टू दैट, राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो है उसको हटा ही दिया फंडामेंटल राइट्स में से, तो क्या हुआ, इनके बीच में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे थे वो सॉल्व हो गए. लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी इनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही हैं. जैसे कि पार्लियामेंट काम कर रहा है तो जुडिशरी बोलता है कि काम करने का तरीका ये नहीं होता, वो उनको इंस्ट्रक्शन लिख के दे देता है कि इस तरीके से काम करो, पार्लियामेंट को बोलता है, और पार्लियामेंट जो है वो क्वेश्चन उठाता है कि जुडिशरी जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, इनके काम करने का तरीका गलत है, इस पर जवाबदेही मांगता है वो, ठीक है. अब जब जुडिशरी सवाल उठाता है लेजिस्लेचर के ऊपर तो लेजिस्लेचर बोलता है कि ये हमारे प्रिंसिपल जो है काम करने का, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, उसको वायलेट कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन उठा करके कि हम लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है. These issues indicate how delicate the balance between any two organs of the government is and how important it is for each organ of the government in a democracy to respect the authority of others. अब क्या है, इस तरह के जो ये इश्यूज हैं ये क्या है, एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस बनाए हुए हैं दोनों ऑर्गन्स के बीच में. इसको आप देख करके समझ सकते हैं कि ये कितनी डेलिकेट चीज़ है. दोनों ही ऑर्गन्स एक दूसरे के ऊपर एकदम से धावा बोल देते हैं, ठीक है, और एकदम से एक दूसरे के खिलाफ जाने लग जाते हैं. तो डेमोक्रेसी को मेंटेन करना, उसके अंदर सारे ऑर्गन्स के काम करने के तरीके को मेंटेन करना, और साथ साथ एक दूसरे की अधिकार को रिस्पेक्ट करते हुए, यानी जब उनको पावर्स मिली हुई है उसको रिस्पेक्ट करते हुए काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है.
इस टॉपिक के अंदर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी पैरा में प्रॉब्लम आई है तो पूछ सकते हैं। मैम यस। मैम ये देयर हैव बीन सेवरल इंस्टेंस वाली जो लाइन है ना जुडिशियल, मैम एक बार ये समझा दो वापस। ओके। देयर हैव बीन सेवरल इंस्टेंसेस, यहाँ पर कई सारे ऐसे वाक्य हुए हैं जिसके अंदर हमने देखा है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो जुडिशरी के काम करने को लेकर के, ठीक है, उन्होंने क्या करे हैं, एस्पिरेशंस लगाए हैं कई सारे, उन्होंने उसके खिलाफ में सवाल उठाए हैं काम करने का, मतलब एक तरीके से उनके ऊपर डाउट्स जो हैं वो उठाए हैं, कलंक लगाए हैं। अगर आप हिंदी में इस वर्ड का मतलब देख रहे हैं तो मतलब है कलंक लगाए हैं। अब क्या होता है, जैसे कि अब एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के देखिए, अपन कहीं पे भी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपके कलीग्स होते हैं, वो भी काम करते हैं आपके ऊपर, मैनेजर्स होते हैं, फिर उनके ऊपर भी और हेड्स होते हैं, सबको साथ में काम करना होता है। कहीं पे किसी एक व्यक्ति से भी मिस्टेक हो जाती है तो उसको छोड़ा नहीं जाता है इतनी आसानी से। उसके काम करने के तरीके पे क्या होता है, क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं कि ये व्यक्ति पूरे पोटेंशियल के साथ में काम नहीं कर रहा है, इसके काम करने का तरीका सही नहीं है, और उसको गाइडलाइन दी जाएगी कि आप तरीके से काम करो, ठीक है। और फिर वो व्यक्ति क्या करता है, आगे जाकर के अगर वो भी इस चीज का ध्यान रखता है कि मैं कोई काम गलत ना करूं, और उसके साथ साथ अगर कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है और उसमें अगर उसको कोई गलती दिखती है तो वो भी एक मौका नहीं छोड़ता उसको बोलने का कि आप काम सही नहीं कर रहे, आपका काम करने का तरीका गलत है, आपका प्रोसीजर जो है वो सही नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर भी इसी तरह की चीजें होती रहती हैं। हमारे सामने है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तीन हमारे पास में पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के काम करने के तरीके को लेकर के क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। वो पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो, या जुडिशरी हो। और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एक ही, पार्लियामेंट जो वैसे भी लेजिस्लेचर ही है, उसी के अंदर ही सारे कानून बनाए जाते हैं। हमने पढ़ा था वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों के अंदर कोई बिल पास होता है तभी कानून बनता है, और कानून बनाना ही लेजिस्लेचर का काम होता है। तो वो क्या करता है, कानून बना करके देता है एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव उसको लागू करवाता है, जुडिशरी चेक करता है कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और तीनों ही ऑर्गन्स अपनी तरफ से क्या कोशिश करते हैं कि दूसरे को, अगर कोई काम इन्होंने कानून बना के दिया फॉर एग्जाम्पल, और उसको तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करवा पाया एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव पे क्वेश्चन रेज होगा। और एग्जीक्यूटिव ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया यानी लागू तो करवा दिया, लेकिन उसको कितने लोग वायलेट कर रहे हैं उस पर जुडिशरी कोई रोल अपना नहीं प्ले कर रहा है, तो फिर उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उससे कौन क्वेश्चन पूछेगा, दोनों क्वेश्चन पूछेंगे, लेजिस्लेचर भी पूछेगा और एग्जीक्यूटिव भी पूछेगा कि आप कर क्या रहे हैं, आपसे एक चीज बोली गई है वही आप तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस पर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब ये पूरी प्रक्रिया जो चलती है इसके अंदर दोनों ही चीजें जो हैं क्या होती हैं, अपना रोल प्ले करती हैं, ठीक है। और जब कोई अपने रोल्स जरा सा भी हटता है तो बाकी दो लोग, बाकी दो ऑर्गन्स जो है उस पर हावी हो जाते हैं। इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बीच में बैलेंस बनाना बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। ये ही इस पैराग्राफ के अंदर बोला जा रहा है। यहाँ पर बस एग्जीक्यूटिव का आपको प्रॉपरली नाम नहीं दिया गया है, आपको बस लेजिस्लेचर और जुडिशरी का ही जो है नाम दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो एक तरफ होते हैं और ये दोनों जो है क्रिटिकल उसमें होते हैं। अब आपकी क्लास में सपोजली मैं एग्जांपल दे दूं कि आप दो बच्चे हैं, मतलब सॉरी 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो मॉनिटर बनेगा और दूसरा बच्चा जो है वो सब मॉनिटर बनेगा, यानी उससे थोड़ी कम पोस्ट पे रहेगा। तो 3 बच्चों को कंट्रोल करने के ऊपर 2 जने आ गए, दोनों के ऊपर अपनी अपनी पावर्स आ गई। अब मान लो किसी मॉनिटर ने कोई काम दिया, टॉपिक दिया कि आपको ये अपना लिटरेचर क्लब है और इसके अंदर आपको एक प्रॉपर प्ले करवाना है, और उसने अपने सब मॉनिटर, अपने से नीचे वाला जो मॉनिटर था उसको बोल दिया कि अब आपको ये फॉलो कराना पड़ेगा, लेकिन उसने उसको गाइडलाइन नहीं दी कि आपको किस
रूटीन के अंदर आपको ये करना है। अब वो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से काम करने का तरीका जो है अप्लाई करेगा। 3 बच्चों को वो डिवाइड करेगा, जिस भी तरीके से रोल देने हैं, जिस भी तरीके से प्रॉप्स यूज करने हैं, वो सब उसको देगा। लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हो ही जाएगी, क्योंकि उसके पास तो प्रॉपर कहीं गाइडलाइन है नहीं, या लूप होल है एक, ठीक है। अब वो ऊपर वाला जो है वो उस पे फिर क्वेश्चन रेज करेगा। अब वो जो सब हिस्सा है, जो सेकंड पर्सन है जिसको सेकंड पोस्ट दी गई है, वो क्वेश्चन रेज कर सकता है कि आपके क्वेश्चन, आपके काम करने का तरीका सही नहीं है, आपने जो है मुझे प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दी, बताया नहीं। तो इस तरीके से दोनों में हो गया कॉन्फ्लिक्ट। अब इनको कौन इस तरह की चीजों के अंदर क्या हो रहा है, दोनों के पास में पर्टिकुलर पावर्स है, दोनों के अंदर पार्स हैं, दोनों के एक प्रॉपर गाइडलाइन जो है दी गई है, लेकिन दोनों को पार्स जो हैं वो चेक भी करनी पड़ती है और एक दूसरे पर वो नज़र भी रखते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं जिसके अंदर इन्होंने पाया है जुडिशरी और लेजिस्लेचर को एक दूसरे पर कलंक लगाते हुए। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कहीं पे जुडिशरी जो क्रिटिसाइज करेगा लेजिस्लेचर को, और कहीं पे आप देखेंगे जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर पे आ रहा है, और लेजिस्लेचर जो है जुडिशरी पे क्वेश्चंस उठा रहा है। तो ये बहुत ही डेलिकेट, हम कह सकते हैं एक बैलेंस होता है दोनों के बीच में। जरा सी बात पे ही दोनों के बीच में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जिसका नुकसान हम सबको उठाना पड़ता है। अब समझ में आया? यस मैम। ओके, अब आते हैं हमारे कंक्लूजन पे। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। In this chapter, we have studied the role of judiciary in our democratic structure. इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जुडिशरी हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में क्या रोल प्ले करता है। In spite of the tensions that arose from time to time between judiciary and executive and the legislature, the prestige of judiciary has increased considerably. अब हमने ये भी देखा है कि कई बार टेंशन उठती है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, लेकिन जुडिशरी जो है उसकी प्रेस्टीज यानी उसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ी ही है, ठीक है। एट द सेम टाइम देयर आर मेनी मोर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम जुडिशरी, और उसी समय पे देखा जाए तो कई सारी चीज़ें जुडिशरी से एक्सपेक्ट भी की जाती हैं। Ordinary citizens also wonder how it is possible for many people to get easy acquittals, and how witnesses change their testimonies to suit the wealthy and the mighty. These are some issues These are some issues about which our judiciary is concerned too. और हमारे ऑर्डिनरी सिटीजन जो है वो भी कई बार क्वेश्चन कर, मतलब उनका भी विचारधारा ये होती है कि कैसे कई सारे लोग जो हैं कितने वो कैसे चेंजेस को हम देखें, कैसे पता पड़े हमें क्या चेंजेस हुए हैं, या कैसे जो वेल्दी और माइटी लोग हैं, ठीक है, उनको कैसे चेक किया जाए कि ये जो काम कर रहे हैं ये प्रॉपरली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जुडिशरी का भी यही कंसर्न रहता है। अब क्या है, हमारे इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हर किसी व्यक्ति के काम करने का तरीका, हर किसी के सोच अलग अलग होती है। तो सब पे चेक करने के लिए किसको बैठाया गया है, जुडिशरी को बैठाया गया है। तो लोग बाग जो है वो भी इस चीज़ को लेकर के सजग रहते हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं कई बार कि किस तरीके से ये प्रक्रिया जो है चलती है जुडिशरी की, जिसके अंदर वो सारे सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करते हुए चेक करते हैं कि कौन कहाँ गलती कर रहा है, कौन करप्ट है या कौन क्रिमिनल है, किस तरीके से इनके काम करने का तरीका है, किस तरीके से ये चीज़ों को फॉलो करते हैं। You have seen in this chapter that judiciary in India is a very powerful institution. आपने देखा इस चैप्टर के अंदर जुडिशरी जो है हमारे देश की वो बहुत ही important और powerful institution है। This power has generated much awe and many hopes from it. और ये power जो है इससे क्या कई सारी चीज़ें जो है जनरेट हुई हैं, उम्मीद बढ़ी है लोगों की। जुडिशरी इन इंडिया इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स इंडिपेंडेंस। जुडिशरी जो है इंडिया के अंदर अपनी स्वतंत्रता के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे सुप्रीम कोर्ट जो है, जैसे कि हमने देखा सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट पावर होती है जुडिशरी की, ठीक है, और वो वर्ल्ड में सबसे पावरफुल है इंडिया की जो है, ठीक है। Through various decisions, the judiciary has given new interpretations to the constitution and protested the rights of citizen. हमने कई सारे decisions के तहत ये जाना है जुडिशरी ने कई सारे चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हित में की और किस तरीके से हमारे citizens जो है उनके rights को भी protect किया है।
As we saw in this chapter, democracy hinges on the delicate balance of power between the judiciary and the parliament, and both institutions have to function within the limitation set by the constitution. ऐसा जैसे कि हमने इस चैप्टर के अंदर देखा भी है कि डेमोक्रेसी जो है वो डेलिकेट कड़ी की तरह काम करता है सबकी पावर्स को बैलेंस बनाने में, जिस बेसिकली जुडिशरी और पार्लियामेंट के दोनों इंस्टीट्यूशंस जो है उनके, ठीक है। और कैसे ये काम करते हैं, एक सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो लिमिट दी गई है कि आपको इस आपके पास इतनी ही पावर्स होंगी, उसके अंदर आपको काम करना है, वो सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी हैं। अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी बेसिकली प्रॉब्लम आई है तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो मैम। सब क्लियर है? यस मैम। तो हम इसके टेक अवे पॉइंट्स जो हैं कल डिस्कस करेंगे, और कल भी अगर आपको कोई लगता है कि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम सारी इकट्ठी कर लीजिएगा, ठीक है, और हम आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर देंगे। अभी मैं आपको लिंक भेज रही हूँ आपकी हिस्ट्री क्लास के लिए, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके बेटा, वेलकम।